ये मेरे लिए ये था कि अपने ड्रीम्स के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया। मैम आज की डेट में अगर मेरे से पूछेंगे कि मेरा कोई एक रिग्रेट है, तो मैम वो यही होगा कि आप जब ये बात समझेंगे कि लग्ज़री नहीं है, ये सब चीज़ें जो आपको दी जाती हैं आईएएस बनने के बाद, ये बहुत ही नेसेसिटी हो जाती है आपके लिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं ड्यूबीट और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए भी हमारे साथ मौजूद है सम्यक जैन, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 7th रैंक हासिल की है। थैंक यू सो मच सम्यक कि आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो सम्यक, पहला सवाल यही रहेगा, ऑब्वियसली थोड़ा क्लीशेड सा, कि कैसा रहा आपका सफ़र यहाँ तक? पहले बीटेक ड्रॉप आउट से, फिर ग्रेजुएशन, फिर आईआईएमसी, फिर जेएनयू, फिर अब आईएएस ऑफिसर। तो कैसा रहा इतना लंबा सफ़र? हाँ, मतलब सफ़र तो लंबा था, वाक़ई में काफ़ी क्लीशे क्वेश्चन है, बट बिकॉज़ एंड जो डेस्टिनेशन है वो बहुत अच्छी है, तो आई थिंक जो सफ़र है वो भी काफ़ी अब तो ब्यूटीफुल लगता है, अप्स एंड डाउन्स के साथ। आई थिंक द जर्नी वाज़ टोटली वर्थ इट। ओके। तो इस सफ़र में क्या आपकी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डाउनफॉल, फिर से ऊपर आना, तो ये कैसा रहा आपके लिए? हाँ, मतलब इंस्पिरेशंस तो कई सारे थे। मेरी मम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, जिनसे मैं इंस्पायर भी होता रहा, और कहीं न कहीं मेरे सपोर्ट सिस्टम भी थे। और मुझे पोएट्री वगैरह पढ़ना थोड़ा बहुत पसंद था, तो मैं वहाँ से कहीं न कहीं थोड़ी-सी एनर्जी डिराइव करता था। और अप्स एंड डाउन्स तो देखिए लगे रहते हैं, बट ये मेरे लिए ये था कि अपने ड्रीम्स के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया। सो आई न्यू दैट आई वांटेड टू बी समथिंग समडे, कि किसी दिन लोग आए और मेरा इंटरव्यू लें। तो एंड दैट ड्रीम आई नेवर गिव अप एंड दैट आई परस्यूड, एंड उसके बाद अप्स एंड डाउन्स तो आए, बट आई फॉट देम ऑफ। ओके। बहुत ही खूबसूरत बात है। तो आपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन किया है, और डीयू में क्या होता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग थोड़ा साइडलाइन हो जाता है, तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्रेजुएशन के साथ? जी, साइडलाइन एक्चुअली थोड़ा अंडर स्टेटमेंट होगा। मैं कहूँगा स्टिग्मेटाइज्ड ही है एसओएल। और वाक़ई में मतलब जो है कि हमेशा थोड़े से डेनिग्रेटिंग लुक्स से देखा जाता है कि अच्छा एसओएल के बच्चे हैं तो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है, एवरेज आउट कर जाएंगे लाइफ में जा कर के। जी। एंड एक वो सारा रहता है एसओएल के साथ। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ मैम। एसओएल में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अपनी बात नहीं कर रहा, अपने अलावा जो मेरे आसपास के लोग थे उनमें से कितने सारे मैं बता सकता हूँ जो कि दे वर वेरी टैलेंटेड एंड दे हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड due to some of the other personal factors or some other factors, family factors or some issues, they were in SOL. Otherwise, they were as good or even better than the students that were there in regular colleges. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एसओई की जो इमेज है वो चेंज होनी चाहिए, एंड शायद मेरे इस अचीवमेंट के बाद थोड़ी सी बदल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका योगदान इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अब बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए। जी। ऐसे हमेशा ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, कौन सी चीज़ें आपने फॉलो करी, किन चीज़ों से परहेज़ किया, एक कमरे में बंद होके इतनी देर बाद काम करा, लोगों से बातचीत करना छोड़ दी, तो क्या-क्या चीज़ें आपने फॉलो करी? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो है हिमालयाज़, अगर आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं तो। हाँ, एक कमरे में तो बंद होना पड़ता है। आई रियलाइज़्ड कि बार-बार, या फिर मैं हॉस्टल रूम में भी नहीं पढ़ पा रहा था। मेरे पास जेएनयू में एक हॉस्टल था, बट उस रूम में भी क्योंकि दोस्तों का आना-जाना लगा रहता था एंड बहुत कुछ था करने को, तो शायद पढ़ाई वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। सो देन आई शिफ्टेड बैक टू माय रूम, माय हाउस, एंड उस समय लॉकडाउन भी लग गया था, तो शायद मौका भी था, दस्तूर भी, और मैं अपने रूम में शिफ्ट कर गया। मैं दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ा करता था स्ट्रैटेजी के तौर पे, और हर सब्जेक्ट को इनफ टाइम देना ज़रूरी था कि जितना उसकी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम दिया जाए। साथ ही साथ कांस्टेंट इवैल्यूएशन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और मिनिमम सिलेबस, मैक्सिमम रिविजन्स, इस मंत्रा को साथ लेकर के चला मैं, कि बार बार रिवीजन कर सकें, जिससे कि एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाए, उस पेज की जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो डेवलप हो जाए, एंड एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखते वक्त वो पूरा का पूरा पेज ही एज सच रिकॉल हो जाए जो बुक के अंदर का है। तो बार बार एक ही पेज को पढ़ते हो, उसी को देखते हो, तो वो पेज आपके मेमोरी में छप जाता है। वो उस मंत्रा पे मैं चला था। बहुत ही शांति से आपने पढ़ाई करी है मतलब। तो अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर ही रहे हैं, तो ऑप्शनल की तरफ भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को ही लिया ऑप्शनल,
तो कई बच्चे सोचते हैं कि जो आसान वाला है वो ले लें या फिर जो पढ़ा हुआ है वो ले लें, तो आपने कैसे चूज़ किया? मैम मेरे अंदर भी ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। एक्चुअली मैंने DU से इंग्लिश ऑनर्स किया है जी। एंड इंग्लिश लिटरेचर भी एक ऑप्शनल होता है जी। UPSC में। एंड मैंने JNU से ये वाला कोर्स किया है PSIR। तो मेरे अंदर हमेशा था कि इन दोनों में से कोई एक चुनना है एंड जो बेटर होगा वो चुनेंगे। एंड द पॉइंट इज़ मैंने दोनों के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखे, इंग्लिश लिटरेचर के भी देखे, PSIR के भी देखे। तो थोड़ा सा मेरे को ऑन द डिफिकल्ट साइड ही लगा इंग्लिश लिटरेचर। एंड इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज उसका जो मटीरियल है, स्टडी मटीरियल है, जो विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग UPSC एंड कोचिंग क्लासेस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। PSIR इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑप्शनल, बहुत पॉपुलर ऑप्शनल है, तो उसके नोट्स, उसकी कोचिंग, उसका टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाता है। बट फॉर इंग्लिश लिटरेचर दैट इज़ अ बिग स्ट्रगल। तो मेरे लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर्स थे वो यही सब थे, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स, कोचिंग क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज़। तो समय आगे बात को बढ़ाते हुए, जैसे हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक मोटिव रीज़न जी। ज़रूर होता है, और इंडियन हाउस होल्ड्स में तो जैसे ऑब्सेशंस आए UPSC को लेकर। आए दिन हम लोग ऐसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स देखते हैं कि IAS इंटरव्यू में पूछा गया इतना मुश्किल सवाल, आपके शर्ट में कितने बटन। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये जो ग्लैमराइजेशन हो चुका है UPSC का, इसकी वजह से परस्यू करने में लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये मोटिव कहाँ तक इंसान को लेके जा सकता है? क्या ये काफ़ी है UPSC परस्यू करने के लिए, या इससे भी बड़ी कॉलिंग होनी चाहिए? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मतलब ये क्वेश्चन शायद अभी तक किसी ने नहीं पूछा, वेरी फ्रेश क्वेश्चन। कुछ लोग होते हैं कि हाँ IAS बनने के बाद गाड़ी मिलेगी, पुलिस मिलेगी, है ना, एंड बड़ा घर मिलेगा, बंगला होगा, DM होगा, आग बत्ती एंड ऑल दोस persuasions that people have. But let me tell you, ये सब 4 दिन की चांदनी है। The work profile that you get is so difficult, is so daunting, is so challenging कि ये सब ना लग्जरी नहीं लगती। कि लगता है कि घर में नौकर होगा क्योंकि मेरे पास खुद के पास खाना बनाने का, घर साफ़ करने का टाइम नहीं होगा, इतना बिजी हो जाऊंगा मैं। कि गाड़ी मेरे को मिलेगी बिकॉज मेरे को इतनी जगह जाना रहेगा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाय नहीं कर सकता। एंड ड्राइवर मिलेगा बिकॉज मैं खुद ड्राइव नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को गाड़ी में बैठ कर भी काम करना रहेगा। तो आप जब ये बात समझेंगे कि लग्जरी नहीं है, ये सब चीज़ें जो आपको दी जाती हैं IAS बनने के बाद, ये बहुत ही नेसेसिटी हो जाती हैं आपके लिए। और इसलिए अगर कोई IAS बनना चाहता है, UPSC क्रैक करना चाहता है, तो उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा दैट इफ़ यू वांट टू बी मोटिवेटेड बाय द टाइप ऑफ जॉब दैट यू गेट, बाय योर जॉब प्रोफाइल। आप देखिए समझिए कि काम क्या होता है एक IAS का, एक IFS का, एक IPS का, इन सब का काम क्या होता है। और अगर आपको वो जॉब प्रोफाइल आपको मोटिवेटिंग लगता है, आपको आपकी कॉलिंग लगता है, देन यू कम एंड जॉइन द सिविल सर्विसेज, देन इट इज़ फॉर यू। बहुत ही बढ़िया जवाब था। तो पिछले साल हम लोगों ने जब 2020 के AIR सबका इंटरव्यू लिया था, तब सत्यम गांधी जी से भी हमने एक सवाल पूछा था, तो आपसे भी पूछेंगे कि ये एक फिनोमेना थोड़ा बन चुका है कि IITians सारे आ जाते हैं। साइंस वाले जब रैंक देखो तो कोई IIT दिल्ली, कोई कहीं का, ज़्यादा IITians क्यों होते हैं आपको लगता है? जबकि आर्ट्स डोमिनेटेड एक तरीके से हमारा है UPSC का सिलेबस, तो फिर साइंस वाले कैसे चौके मार जाते हैं? एंड मैम इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो साइंस साइड से भी आ रहे जी। हैं, वो भी अपने ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज साइड के ले रहे हैं, PSIR ले रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, उनके ऑप्शनल भी ह्यूमैनिटीज़ हैं, साइंस के ऑप्शनल ले नहीं रहे। जी। मैम मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश में इंजीनियर जो बन रहे हैं वो बिना सोचे समझे इंजीनियर बन जा रहे हैं। पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि मन क्या है करने का। तो शायद हो सकता है आप उनसे बेटर पूछेंगे तो शायद वो बेटर बता पाएंगे। बट मुझे लगता है कि उनको शायद इंजीनियर बनने के बाद ये महसूस हुआ होगा कि सिविल सर्विसेज उनकी कॉलिंग है। एंड आई थिंक आजकल गवर्नमेंट भी जो है, UPSC भी जो है, वो एक स्पेशलिस्ट को प्रमोट कर रहा है। बिकॉज आजकल जो गवर्नेंस है ये बहुत ही ज़्यादा, इसका स्टाइल बहुत बदल गया है, ये पहले जैसी नहीं रही है, इसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत आ चुकी है। तो ऐसे केस में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, CA सबका वेलकम है, कोई दिक्कत बिल्कुल। तो समय अगर आगे हम बात करें, बीइंग अ ड्यू स्टूडेंट, व्हेन आई लुक अराउंड, ऑल आई सी आर UPSC एस्पिरेंट्स। नहीं। रूममेट से लेकर, कलीग से लेकर, दोस्त से लेकर, सबको UPSC करना है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे क्या सही टाइम होता है शुरुआत करने के लिए अपनी जर्नी? क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रिस्की भी है कि आपको अपना पूरा एक साल डेडिकेट करना है। तो कब शुरू करना चाहिए? जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पास जॉब है, सेटल हो चुके हैं, या फिर थर्ड ईयर से ही कॉलेज के बाद? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं मैम, ये बात तो बिल्कुल सही है कि UPSC के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। इनफैक्ट मुखर्जी नगर तो हब बन चुका है UPSC कोचिंग का, नॉर्थ कैंपस की वजह से। जी। और स्टार्ट कब करें मैम? आज की डेट में अगर मेरे से पूछेंगे कि मेरा कोई एक रिग्रेट है, तो मैम वो यही होगा कि आई डिडंट स्टार्ट इट सून इनफ। आई कुड हैव बिकम एन IAS 2 years ago or 3 years ago, एंड आई वुड हैव बीन इन सर्विस बाय नाउ। आप ठीक है 2-3 साल ठीक है,
बट मैं ये कहूँगा कि व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन you start then second year or maximum third year of your graduation humanities side, you can start preparing for your UPSC if that's your calling. मैम जॉब में फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद मैं उतना प्रेफर नहीं करता, बिकॉज यूपीएससी को क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर फैक्टर होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या. एटलीस्ट वो मेरे लिए था कि वो कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग फोर्स बन के बाहर आया कि इफ आई हैव टू डू दिस, इफ आई डोंट डू दिस देन आई डोंट हैव अ स्टेबल जॉब, स्टेबल करियर और द जॉब ऑफ माई ड्रीम्स रादर. तो अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब हो जाती है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं कि ठीक है अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो मेरे पास ये तो है ही, इतना तो हो ही जाएगा, ऐसी लाइफ तो मिल ही जाएगी. आप उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जो कि मेरे को लगता है मेरे लिए जो था वो वही ड्राइविंग फोर्स था कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा. द जॉब ऑफ माई ड्रीम्स आई वोंट गेट इट, आई वोंट हैव अ स्टेबल जॉब, आई वोंट हैव अ स्टेबल करियर ahead of me. So that was a driving force for me to which motivated me to work harder and harder each and every day. तो मैं समझता हूँ कि शायद आप बाकी लोगों के लिए भी ये एक अच्छा ड्राइविंग फोर्स हो सकता है. सो इट इज़ गुड टू नॉट हैव अ प्लान बी इन दिस केस. और इसके अलावा मैम जैसे मैंने बताया कि 2 साल का तो मिनिमम है ही. 1 साल आप सेल्फ स्टडी करिए और यूपीएससी का साइकिल खुद का 1 साल का है, फ्रॉम फॉर्म भरने से लेकर कि रिजल्ट आने तक. इट टेक्स एटलीस्ट 1 year. So around 1 year, yeah. So that is at least 2 years. Even if you crack it in your first attempt, it will cost you 2 years of your life. जी. तो समय मतलब एक बड़ी चुनौती है यूपीएससी के लिए. तो जैसे इतना लंबा सफ़र होता है पढ़ाई से लेकर डिसाइड करना फाइनली कि यूपीएससी करना है, फिर आपने बोला 2 साल का समय होता है, तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली देखने ही पड़ते हैं. तो आपका कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब नहीं हो रहा है, मोटिवेशन एकदम गिर गई हो जब, तो आपने कैसे इसे ओवरकम किया और क्या था वो मोमेंट? मैम मुझे याद है कि जब मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी कर रहा था तो मेरे को पता था मेंस डिफ़िकल्ट होता है. एक्चुअली मैं पहले भी थोड़ा सी मेंस की तैयारी कर चुका था, बट एज द मेंस एग्ज़ाम वाज अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, शायद वो प्रेशर भी बढ़ रहा था एंड शायद कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज़ में मैं उतना अच्छा उस वक्त तक परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था जितना होना चाहिए था. अप टू द मार्क नहीं आ पा रहा था, या फिर मेरी जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन लेवल थी वहाँ तक तो नहीं आ पा रहा था. तो वहाँ पे था थोड़ा सा, लेकिन मैम उस समय ये था कि यार अब तो प्रीलिम्स निकाल लिया है, अब तो मेंस तो देना ही है एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट एट इट. तो एंड आई डू नॉट हैव अ प्लान बी. तो मेरे लिए हमेशा फिर वही था कि गिव अप तो मैं नहीं कर सकता, इस चीज़ को करूँगा तो मैं हूँ ही, क्योंकि मैं बना हूँ इस चीज़ के लिए. आई वॉज वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ कि यूपीएससी तो मैं क्रैक करूँगा ही करूँगा, आज नहीं तो कल. मेरे को उस चीज़ पर कभी सेल्फ डाउट नहीं था. मेरे को था जब मैंने पूरा सिलेबस देखा, पेपर पैटर्न देखा, क्वेश्चंस देखे, तो मुझे था कि आई कैन डू दिस, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी. अगर मैं ठीक से मेहनत करूँ तो मुझसे हो जाएगा ये. तो दैट बढ़िया जर्नी रही है. तो एस्पिरेंट्स की जब बात करते हैं तो सबसे जो एक पॉपुलर क्वेश्चन वो ये रहता है कि वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्या चीज़ पढ़ना शुरू करें. तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ऐसे में? मैम स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सिलेबस होता है. अगर कोई एकदम आज से स्टार्ट करना चाह रहा है कि ठीक है यूपीएससी की तैयारी आज से शुरू करते हैं, सो देन आई एडवाइज हिम और हर कि आप सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसको 2-3 बार ठीक से पढ़िए, समझिए कि क्या मांग रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में, यहाँ तक कि इंटरव्यू तक का भी, पर्सनालिटी टेस्ट का भी यूपीएससी एक सिलेबस देता है. आप उसको ठीक से समझिए. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कीजिए, बोथ फॉर योर मेंस एज वेल एज योर प्रीलिम्स. मेंस के लिए एटलीस्ट फॉर द पास्ट 5-6 ईयर्स के आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए एंड प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. बुक्स भी आते हैं, आप उन्हें भी मंगा सकते हैं, दे आर ऑल्सो गुड. उनको देखिए, आप क्वेश्चंस को समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं. उसके बाद मैम वही आपके एनसीईआरटीज़ आ जाते हैं. जब आप फाइनली पढ़ने बैठेंगे तो आप एनसीईआरटीज़ से शुरू कीजिए एंड मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी होती है. किसी किसी के लिए स्पेसिफिक बुक आ जाती है, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, या फिर नितिन सिंघानिया हो जाती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, लक्ष्मीकांत हो जाती है पॉलिटी के लिए. और बस ये सब किताबें हैं, इनसे पढ़िए, क्योंकि सब लोग इन्हीं किताबों से पढ़ रहे हैं. मैंने भी इन्हीं किताबों से पढ़ा है और कोई दूसरी किताब नहीं है. इन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है. सारे आंसर्स इन्हीं में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं एंड दैट्स योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. बिल्कुल. तो काफ़ी स्ट्रेनियस काम है, काफ़ी लंबा सफ़र है. तो जैसा आजकल पॉप कल्चर में काफ़ी सारे शोज़ या फिर मूवीज़ में आईएएस ऑफिसर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, टीवीएफ एस्पिरेंट्स इतना बड़ा शो बन गया सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, आपके हिसाब से क्या रिप्रेजेंटेशन सही है, बहुत ज़्यादा ही शूशां दिखा दी है, या कैसा लगता है आपको?
Ma'am, TVF aspirants, as far as the guy for DM is concerned, जी they have kept it grounded. I guess Okay. उन्होंने कुछ भी उसको ग्लैमराइज नहीं किया है. I think जितना दिखाया उतना वर्क प्रेशर होता है और वैसा सब कुछ होता है. अदर देन दैट जो उन्होंने जर्नी दिखाई है मैम, मैं थोड़ा वहाँ से डिसएग्री करता हूँ कि मुझे ऐसा लगा, माई पर्सनल ओपिनियन अगेन, नथिंग अगेंस्ट द शो, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पेसिमिज्म ज़्यादा दिखाया उन्होंने. एंड यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में और अपने नेशन के बारे में कि चीज़ें बेहतर होंगी, और कहीं ना कहीं वो आपके आंसर्स में भी फिर रिफ्लेक्ट करेगा एक ऑप्टिमिज्म, बोथ मेंस में भी और पर्सनालिटी टेस्ट में भी, विच यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर. वो पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है. ओके. तो ये TVF वालों को नोट करना चाहिए. सीजन 2 में इम्प्रूव करना हाँ चाहिए. बिल्कुल, सीजन 2 में DUV को क्रेडिट मिलना चाहिए इसका. तो आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स कोर्स था, तो आपको ये चीज़ थोड़ा एज मिली आंसर्स लिखते समय या क्या, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स वाले ज़रूर जानना डेफिनेटली चाहेंगे. मैम, डेफिनेटली. एक क्योंकि मेरा लैंग्वेज ऑफ मीडियम भी इंग्लिश ही था ऑफ कोर्स, जी. एंड एक लैंग्वेज पे जो कमांड आ जाता है, जो वोकैबुलरी आपकी डेवलप हो जाती है, उसमें बहुत मदद मिलता है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ऐसे में 142 आए हैं. जी. ठीक है. एंड उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट अगेन लिटरेचर को जाता है, बिकॉज मुझे याद है क्योंकि मैंने अपना जो फर्स्ट ऐसे लिखा था, इट वॉज अबाउट परसेप्शंस एंड एवरीथिंग. सो आई रिकॉर्ड एंटनी एंड क्लियोपैट्रा बाय शेक्सपियर व्हिच आई रेड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज. एंड मैंने कहीं ना कहीं अपनी जो इंट्रोडक्शन है ऐसे का वहीं से स्टार्ट किया, और एंड शायद वो एक रीज़न रहा होगा मेरे ज़्यादा मार्क्स आने में. प्लस जो लैंग्वेज की फ्लूइडिटी होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कर पाते हैं, आप फ्लो में लिख पाते हैं, आप पैराग्राफ्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ रैंडमली नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा, इंटरकनेक्टेड है. जी. तो वो सब ऐसे में बहुत मदद मिलती है. जो मेरे 142 के पीछे एक जो राज है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर है. तो इंग्लिश वालों के लिए भी काफ़ी डेफिनेटली बहुत एडवांटेज अच्छा, है. बहुत एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है, लैंग्वेज की बहुत एडवांटेज. ओके. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, लेकिन बिल्कुल समय की कमी है. तो आखिरी सवाल यही रहेगा ऑब्वियसली कि एस्पिरेंट्स के लिए कोई एडवाइस आपकी तरफ से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मैम TVF एस्पिरेंट्स की एडवाइस तो मैं दे चुका. तो मतलब ड्यू वालों के लिए या फिर हाँ. आगे जो भी तैयारी करने को बैठ रहे हैं उनके लिए आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए? सोशल मीडिया छोड़ तो नहीं सकते देखिए आज की दुनिया में, आई थिंक, बट हाँ रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं आप. जी. मैंने भी वही किया था, थोड़ा फेसबुक से कट डाउन हुआ था, इंस्टाग्राम मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, ट्विटर से भी मैं कट डाउन हुआ था. मैं फेसबुक और ट्विटर कुछ ज़्यादा ही चलाता था एंड उनसे थोड़ा सा कट डाउन किया था मैंने. बट हाँ थोड़ा कभी कभी दोस्तों से कैचअप करने के लिए कभी कभी चले गए. यूट्यूब वगैरह पे मैंने काफ़ी फोकस रखा था क्योंकि रिलैक्स करने के लिए भी मैं यूट्यूब चलाता था. कॉमेडी वीडियोस देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देखना मुझे पसंद था, अभी भी है. तो रिलैक्सेशन मेरे लिए वहीं से हो जाता था. और अपना जो यूट्यूब था मैंने कुछ इस तरीके से मोड भी कर गया था कि बहुत सारी यूपीएससी से रिलेटेड चैनल्स हैं जी. जो कि ऑलमोस्ट एवरीडे अपलोड करते हैं कुछ वीडियोस करंट अफेयर्स से रिलेटेड. जी. तो जब आप फ्री हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप सो रहे हैं, सोते सोते, तो आप ऐसी वीडियोस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं. एंड कहीं ना कहीं वो आपको मदद करता है आगे जाकर. ओके. तो दिस वाज सम्यक जैन फॉर DU बीट. आई होप सो यू ऑल एंजॉयड द इंटरव्यू. अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, वही सब कुछ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.